नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। नेहा और अभय अर्धनिद्रा में थे। नेहा की नींद बार बार रह रहकर खुल रही थी। कारण था कि कमरे के बाहर से तेज तेज झटके भरे सांसों की आवाज आ रही थी। वो थे 65 वर्षीय दर्शन लाल जी। सुबह अपना योग कर रहे थे। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। तभी नेहा झुंझलाकर अभय से कहती है, क्या यार, तुम्हारे पिताजी रोज रोज सुबह से फुस-फुस करना शुरू कर देते हैं। अरे सोचना चाहिए कि घर में बाकी लोग भी हैं जिन्हें नींद आती है। करना है तो जाकर बाहर करें। ये क्या बात हुई? इस घर में तो इंसान चैन से सो भी नहीं सकता। पता नहीं कब इस बुढ़ऊ से छुटकारा मिलेगा। अभय बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुंह करके चादर तान के सो जाता है। 65 वर्षीय दर्शन लाल कभी एक सम्मानित संस्कृत के प्रोफेसर हुआ करते थे। वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते थे। 2 साल से ऊपर हो गए रिटायरमेंट को और पत्नी को गुजरे 5 साल। 2 बेटे थे उनके, छोटा बेटा अभय और बड़ा बेटा सुनील। सुनील दूसरे शहर में नौकरी करता था, पत्नी और 2 बच्चों के साथ। दर्शन लाल अपने छोटे बेटे अभय और बहू नेहा के साथ रहते थे। हालांकि दोनों भाइयों में इस बात को लेकर काफी तकरार होती कि पिता किसके पास रहे। दर्शन लाल का मन सुनील के यहाँ नहीं लगता था। कारण था कि एक तो वो अनजान शहर और दूसरा बड़ी बहू का व्यवहार भी बहुत जहरीला था। सुनील भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता। छोटी बहू तो सिर्फ जुबान से कड़वी थी, लेकिन बड़ी बहू वो तो ऐसी हरकतें करती कि उसके पास 2 दिन बिताना मुश्किल होता। जानबूझकर सिर्फ दर्शन लाल के खाने में ज्यादा नमक मिर्च झोंकना, एक एक रोटी का हिसाब रखना, और पिछली बार तो बाथरूम में तेल डाल दी थी ताकि वो गिरकर मर जाए या बिस्तर में सड़े। इसलिए दर्शन लाल जी छोटे बेटे के पास ही रहते। हालांकि यहाँ भी बेटा बहू उन्हें कम जहरीले बातें नहीं सुनाते थे, लेकिन फिर भी वो बस दिन काट रहे थे। जब तक पत्नी थी दोनों साथ में सुख दुख भी साझा करते। अब तो बिल्कुल अकेले थे। उनका जीवन सरल था। सुबह की शुरुआत योग के साथ, 2 वक्त की दाल रोटी, कुछ पुराने संस्कृत श्लोक और सुबह की पूजा। जरूरतें जितनी कम हो सके उतनी कम रखते ताकि बेटे पर थोड़ा भी बोझ न पड़े। आखिर हर छोटे मोटे खर्चों के लिए वो बेटे पर ही आश्रित थे। उनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी कि उन्हें पेंशन मिले, लेकिन फिर भी कुछ जरूरतें बहुत जरूरी होते हैं जिसके बिना काम नहीं चलता। ठंड धीरे धीरे अपना पैर पसार रही थी। दर्शन लाल की रजाई काफी पुरानी हो गई थी। ये रजाई उन्होंने तब खरीदी थी जब अभय स्कूल में पढ़ता था। जगह जगह से फट गई थी और रुइयां भी निकल रही थी। वो काफी दिनों से हिम्मत जुटा रहे थे कि अभय से एक रजाई लाने के लिए कहें, लेकिन कहीं इस वजह से उन्हें फिर से 4 बातें न सुननी पड़े, इसलिए वो कह नहीं रहे थे। लेकिन अब ठंड सहने की हिम्मत भी उनके जवाब दे गई थी। अभय तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। तभी दर्शन लाल जी उससे कहते हैं, बेटा मेरी रजाई फट गई है। आज आते समय एक सिंगल बेड की ठीक ठाक सी रजाई लेते आना। बहुत महंगी नहीं, सस्ती ही। ठंड अब बढ़ रही है ना। अभय ने घूरते हुए दर्शन लाल की तरफ एक नजर डाली, फिर वापस से अपनी टाई सही करने लगा, जैसे सुनकर भी अनसुना कर दिया हो। दर्शन लाल जी ने दोबारा कहा, बेटा तूने मेरी बात सुनी ना? अभय झुंझला गया। हाँ पापा, सुन ली। आपकी तो जरूरत ही खत्म नहीं होती। देख रहे हैं पूरे परिवार का बोझ है मेरे ऊपर। सारे खर्चे देखने पड़ते हैं। अभी पिछले महीने ही पता नहीं कौन कौन सी चूरन तेल मंगवाए थी आपने। अब इस महीने रजाई, मुझे घर के खर्चे देखने होते हैं। नीरू भी अब स्कूल जाने लगी है, उसकी फीस देना होता है। भैया तो आपको मेरे मत्थे छोड़कर मुक्त हो गए हैं। न कभी आप वहां जाने को होते हैं, न वो कभी आपके लिए कोई खर्चा देते हैं। अभय की कड़वी बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि नेहा किचन से तमतमाती हुई बाहर आई। सही कह रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम ही बस बेटा बहू हैं। भैया और भाभी ने तो अपना पल्ला ही झाड़ दिया है और बाबूजी भी यहाँ से टरने का नाम ही नहीं लेते। अरे सोचना चाहिए कि जब 2 बेटे हैं तो दोनों के पास बारी बारी से रहें, लेकिन नहीं, बस हमारी छाती में मूंग धरेंगे। एक तो पूरी जिंदगी पता नहीं क्या किया, अपने लिए एक पैसे तक की बचत नहीं रखी। हर छोटी सी चीज के लिए हमारा मुंह ताकने लगेंगे। अरे हम अपना खर्चा देखें कि इनका। दर्शन लाल जी के आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। वो चुपचाप उठकर बाहर चले गए और आसमान की ओर देखने लगे, जैसे मन ही मन कह रहे हों, मैंने तो यही सोचा था कि जिंदगी भर की बचत मेरे दोनों बच्चे हैं, इसलिए मैंने कभी अपने बारे में सोचा भी नहीं। कितने अरमान मैंने और सुनीता ने दबा दिए,
ताकि अपने बेटे को अच्छे से अच्छी पढ़ाई दे सके। एक प्राइवेट प्रोफेसर होने के बावजूद मैंने कभी किसी चीज की कमी इन बेटों को नहीं रखी, और आज मेरी छोटी छोटी जरूरतें भी इन्हें बोझ लग रही हैं। सोच सोच कर दर्शन लाल जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, पर कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ भी पाए। शाम को अभय अपने साथ एक बहुत ही सस्ती पतली सी रजाई लेकर आया। वो रजाई कम और चादर जैसी ज्यादा लग रही थी। दर्शन लाल जी ने उसे हाथ में लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। जो उनकी पुरानी फटी हुई रजाई थी, उसी में उसे साट कर ओढ़ने का जुगाड़ बनाने लगे। काफी देर हो गई थी। बहू ने खाने को आवाज नहीं लगाया। वो खुद ही खाने की मेज की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी रसोई से उन्हें अभय और नेहा के फुसफुसाने की आवाजें आती है। नेहा कह रही थी, देखो अभय, तुम्हें भले बुरा लगे क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन तुम्हें अब समझना होगा, हमारा अपना परिवार बढ़ रहा है, हमारे खर्चे इतनी ज्यादा हैं और बाबूजी का भी खर्चा हम नहीं उठा सकते। बड़े भैया और भाभी ने तो बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। आज मैंने फोन किया था भाभी को कि पिताजी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाइए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अब आप ही बताओ, क्या बस पिताजी हमारी ही जिम्मेदारी हैं? अभय ने जवाब दिया, तुम सही कह रही हो, पर क्या करें, हमें उनका बोझ उठाना ही पड़ेगा। बेटे के मुंह से ये सारी बातें दर्शन लाल जी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी और आंखें नम हो गई थीं। नेहा ने आगे कहा, देखिए, अभी पिताजी के हाथ पैर भी चल रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में जब वो और बूढ़े हो जाएंगे तो हाथ पैर चलना भी बंद हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? दुनिया भर की दवाइयों का खर्चा बढ़ेगा और भगवान न करे अगर बिस्तर पर आ गए तो। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं साफ साफ कह देती हूँ, आप पिताजी का कोई जुगाड़ देखिए। अगर ना हो तो उन्हें किसी वृद्धाश्रम में पहुंचा दीजिए। वहां और भी बुजुर्ग होते हैं, उन्हें वहां ठीक भी लगेगा, उनके साथ ही मिल जाएंगे। हमारे ऊपर से भी एक बोझ हटेगा। अभय थोड़ी देर चुप रहा, फिर गंभीरता से बोला, शायद तुम सही कह रही हो। अभी जबकि इतने खर्चे भी नहीं हैं, तब हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिताजी की उम्र बढ़ेगी तो खर्च और भी बढ़ जाएंगे। कल मैं किसी वृद्धाश्रम में बात कर लूंगा। नेहा बोली, पर क्या बाबूजी मानेंगे? अभय ने जवाब दिया, मानेंगे क्यों नहीं, मानना ही पड़ेगा। आखिर गलती उनकी है, उन्होंने पूरी जिंदगी भर की कमाई लुटा दी। अपने बुढ़ापे के लिए उन्हें कुछ तो बचा के रखना चाहिए था। दर्शन लाल जी चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गए। अब तो उनकी भूख भी मर गई थी और उन्हें अब खुद अपना जीवन एक बोझ की तरह लगने लगा था। वो मन ही मन संकल्प लेते हैं कि बेटा जब वृद्धाश्रम भेजने की बात करेगा तो हाँ कर दूंगा। वैसे भी यहाँ रहकर किसी पर बोझ रहने से क्या फायदा, वहीं रह लूंगा, शायद वहां जाकर मुझे थोड़ी शांति मिले। तभी नेहा खाने के लिए आवाज लगाती है, बाबूजी खाना लग गया है, आइए। लेकिन दर्शन लाल जी खाने से मना कर देते हैं। नेहा वहीं से चिल्लाती है, एक दिन के लिए खाना बनाओ, ऊपर से नखरे तो देखो, मना कर दिया। अब इनकी बची हुई रोटी कौन खाएगा? सुबह नाश्ते में वही रोटी आपको दूंगी। दर्शन लाल जी ने कहा, ठीक है बहू, मैं वही रोटी सुबह खा लूंगा। उस रात दर्शन लाल जी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बस टकटकी लगाकर छत को देख रहे थे। कभी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ नजर डालते तो कभी वापस फिर से छत की तरफ देखने लगते। अगले दिन दर्शन लाल के दिन की शुरुआत योग से होती है, लेकिन आज उनका मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। नाश्ते में वो वही रात की बची हुई रोटी खाते हैं। तभी अभय उनसे कहता है, बाबूजी, हमने एक फैसला लिया है। दर्शन लाल जी अभय की तरफ नहीं देखे, बस चुपचाप खा रहे होते हैं और कहते हैं, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, बड़े भैया आपकी जिम्मेदारी ले नहीं रहे और मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं अपने परिवार के साथ साथ आपका भी खर्चा उठा पाऊं। तो हमने सोचा है कि कल हम आपको पास के एक वृद्धाश्रम में भेज देंगे। वहां आपकी उम्र के और भी लोग मिलेंगे, आपको वहां अच्छा लगेगा। घर में आप यहाँ वैसे भी अकेले परेशान होते होंगे और आपका मन भी नहीं लगता होगा। दर्शन लाल जी कहते हैं, बात तो सही है, ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। नेहा और अभय एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें दर्शन लाल जी से इतनी जल्दी हाँ करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी नेहा एक कुटिल मुस्कान लिए अभय को थम्स अप का इशारा करती है। अभय आगे कहता है,
तो पिताजी कल सुबह मैं आपको छोड़ दूंगा, कल मेरी छुट्टी भी है। दर्शन लाल जी कहते हैं, कल क्यों बेटा, आज शाम को ही छोड़ दो। आखिर एक रात का खाना भी यहाँ खाकर मैं क्यों तुम्हारा खर्चा बढ़ाऊं। अभय की भौहें चढ़ जाती हैं। वो तुनक कर बोलता है, ठीक है तो मैं आज जल्दी छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। अभय ऑफिस के लिए निकलने लगता है, तभी पीछे पीछे नेहा भी उसके जाती है और बाहर दोनों बातें कर रहे होते हैं। नेहा कहती है, देख रहे हो कैसे ताने मार रहे हैं, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब तो इन्हें आज के आज छोड़ के आओ, मैं इन्हें यहाँ देखना भी नहीं चाहती। अभय हाँ करके चला जाता है। दर्शन लाल जी कमरे में जाकर एक बार अपने कमरे को ध्यान से देखते हैं। आज का दिन इस कमरे में उनका आखिरी दिन होने वाला था। अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हैं, फिर अपना वो पुराना सा बैग निकालते हैं जो उन्होंने नौकरी रहते ही खरीदा था। उस पर धूल जमी थी, उस धूल को हटाते हैं और अपने जो भी कपड़े थे वो सारे कपड़े उसमें एक एक करके रखने लगते हैं। उनकी आंखों से लगातार पानी बहता जा रहा था। सारा जरूरी सामान रखने के बाद अंत में वो अपनी पत्नी की तस्वीर को रखते हैं और अपने मन को कठोर करके खुद से कहते हैं, हिम्मत मत हार दर्शन लाल, अकेला आया था अकेला ही जाएगा। तूने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब अगर बच्चे अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करना चाह रहे तो तू उन्हें मजबूर भी नहीं कर सकता। चल उठ, खड़ा हो और अब अपना बोझ खुद उठा। तुझे नहीं जरूरत किसी की, आज और कोई तेरे साथ हो या ना हो, तेरा शरीर तो तेरे साथ है ही ना। शाम को अभय जल्दी आता है। दर्शन लाल जी अपना सामान बांधकर तैयार रहते हैं। अभय के आते ही दर्शन लाल जी अपना सामान लेकर बाहर निकल आते हैं। नेहा कुटिल मुस्कान के साथ कहती है, अरे वाह पिताजी, आपने तो सारी तैयारी पहले कर रखी है, लगता है आपको जाने की ज्यादा ही जल्दी है। दर्शन लाल जी कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। अभय नेहा से कहता है, नेहा मैं पहले बाबूजी को छोड़ दूं, उसके बाद आकर चाय नाश्ता करूंगा। नेहा मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास खड़ी रहती है और दर्शन लाल जी अभय के साथ धीरे धीरे जाने लगते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है। एक आखिरी बार वो अपने उस घर को देखते हैं जहां उन्होंने अपने इतने साल बिताए थे। फिर अपने मन को कठोर करके वो आंखें बंद कर लेते हैं और सीधा अब उनकी आंख तब खुलती है जब गाड़ी रुकती है। वृद्धाश्रम आ चुका था, एक शांत जगह, शहर के शोर शराबों से दूर। वृद्धाश्रम बहुत बड़ा नहीं था, साधारण था। दर्शन लाल जी अपना सामान लेकर चुपचाप उतरते हैं। अभय उनसे कहता है, अच्छा बाबूजी अब मैं चलता हूँ, बीच बीच में आता रहूंगा। दर्शन लाल जी बिना अभय की तरफ देखे वृद्धाश्रम की तरफ मुंह करके ही बोलते हैं, जरूरत नहीं बेटा, क्यों यहाँ आकर तू अपने पेट्रोल का खर्च ही बढ़ाएगा। अभय झुंझला जाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता और पैर पटकता हुआ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। उसके जाते ही वहां बस धूल उड़ती रह जाती है और दर्शन लाल जी चुपचाप वृद्धाश्रम की ओर बढ़ जाते हैं। वृद्धाश्रम का एक कार्यकर्ता उन्हें देखकर तुरंत आगे बढ़ता है। अरे चाचा आइए आइए, अब आप भी यहाँ बुजुर्गों की परिवार में शामिल हो जाइए। दर्शन लाल जी बस एक फीकी सी मुस्कुराहट देते हैं और वृद्धाश्रम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि उनके जैसे और भी कई बुजुर्ग थे। महिलाएं पुरुष सब कुछ न कुछ काम कर रहे थे। सबके चेहरे पर किसी न किसी तरह की उदासी थी। कोई अपनी बेटी से धोखा खाया था, तो कोई बेटे से, तो कोई बहू से। सब बस यहाँ किसी तरह दिन गुजार रहे थे। दर्शन लाल जी भी उन्हीं बुजुर्गों में शामिल हो गए। वृद्धाश्रम का वो कार्यकर्ता उन्हें उनका कमरा दिखाता है। कमरा छोटा था, एक बिस्तर जिस पर एक रजाई थी, जो उनकी उस रजाई से तो ठीक ही हालत में थी जिसे वो ओढ़ते थे। दर्शन लाल जी चुपचाप अपना बैग सामने की टेबल पर रख देते हैं और बिस्तर पर बैठ जाते हैं। एकाएक उनके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, जैसे इतने समय से अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाल रहे हों। वो काफी देर तक यूं ही रोते रहते हैं, फिर खुद को संभालते हुए आंसू पोंछकर वो अपनी पत्नी की तस्वीर निकालते हैं और उनसे बातें करते हुए कहते हैं, देखा सुमित्रा, तुम मुझे कहाँ छोड़कर गई थी और अब मैं कहाँ आ गया हूँ। शुरू के कुछ दिन दर्शन लाल जी का मन नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने जाकर दूसरे बुजुर्गों से बातें करना शुरू किया। सबकी अपनी एक अलग कहानी, अपना एक अलग दुख था। वृद्धाश्रम में सभी अपना काम खुद करते, सब मिलकर खाना बनाते, मिलकर सफाई करते। लेकिन एक काम था जो दर्शन लाल जी बाकी बुजुर्गों से अलग करते थे, वो था रोज सुबह उठकर योग। वृद्धाश्रम के कर्मचारी और वहाँ के सुपरवाइजर उन्हें देखकर काफी प्रभावित हुए।
लगभग 2 हफ्तों बाद वहाँ के सुपरवाइजर दर्शन लाल जी से खुद कहते हैं, चाचा जी, अगर आपको एतराज ना हो तो आप यहाँ के बुजुर्गों को योग सिखा सकते हैं। इसी बहाने जो उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो भी कम होंगी, वो पहले से ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और वृद्धाश्रम पर दवाइयों का खर्चा भी थोड़ा कम होगा। दर्शन लाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो मेरे दिनचर्या का भाग है। मुझे खुशी होगी अगर यहाँ के वृद्ध भी मेरे साथ बैठकर योग करें और खुद को स्वस्थ रखें। सुपरवाइजर ये बात वृद्धाश्रम में सभी को बताते हैं कि जिस किसी को भी खुद को स्वस्थ रखना हो वो कल से सुबह योग क्लास में शामिल हो सकते हैं। दर्शन लाल जी आप लोगों को योग सिखाएंगे। अगले दिन से कुछ 1-2 बुजुर्ग उनके साथ बैठकर योग सीखने लगे। दर्शन लाल जी उनकी गलतियों को बहुत अच्छे से बताते और सही मुद्रा, सही तरीका भी बड़ी बारीकी से सिखाते। अगले कुछ दिनों में वृद्धाश्रम के लगभग आधे बुजुर्ग उनके साथ बैठकर योग करने लगे। जो सुबह उठकर उनके साथ योग करते, उन्हें एहसास होता कि वो पहले से ज्यादा स्वस्थ और तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। पहले से ज्यादा फुर्ती उनके अंदर और मन भी खुश है। धीरे धीरे करके पूरे वृद्धाश्रम में वो योग गुरु दर्शनाचार्य के रूप में प्रचलित हो जाते हैं। सब उन्हें योगाचार्य योगाचार्य कह के बुलाते। उन्हें बहुत खुशी होती। उन्हें ऐसा लगता जैसे उन्हें वो खुशी वापस मिल रही हो जो बरसों कहीं खो गई थी। ये वही खुशी थी जब वो कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते और सब उन्हें संस्कृत का विद्वान कह के बुलाते। लगभग 1-2 महीने में वृद्धाश्रम में एक गजब का बदलाव देखने को मिला। जो बुजुर्ग पहले काफी बीमार थे, उनकी हालत अब काफी सुधरने लगी। कुछ बुजुर्ग तो गंभीर बीमारी से भी ग्रस्त थे, उनकी भी हालत में काफी सुधार था। इससे वृद्धाश्रम की दवाइयाँ और डॉक्टरों का खर्चा भी काफी कम हो गया था। सुपरवाइजर दर्शन लाल जी के इस काम से काफी खुश थे। उन्होंने कहा, चाचा जी, आप इतना अच्छा योग सिखाते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों न आपके योग को इस वृद्धाश्रम से थोड़ा बाहर भी लेकर जाया जाए। क्योंकि आप इतना अच्छा सिखाते हैं तो अगर बाहर के लोग आपसे जुड़ेंगे तो ये और भी अच्छी बात होगी। फिर हम कुछ शुल्क के साथ योग क्लास शुरू कर सकते हैं। इससे वृद्धाश्रम की थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। दर्शन लाल जी खुशी खुशी इस बात के लिए मान जाते हैं। ये तो उनका मनपसंद काम था। अगले दिन सुपरवाइजर ने जाकर पास के ही एक पार्क में बात कर ली। वो इस पार्क में कल से योग क्लास लगवाना चाहते थे जो बिल्कुल फ्री होगा। वो पार्क जिस सोसाइटी में आता था वहाँ के लोग सहर्ष इस बात के लिए मान जाते हैं। अगर कोई फ्री में योग सिखाकर लोगों का कल्याण करे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगले दिन से दर्शन लाल जी अपने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ वहाँ योग सिखाने लगे। उनके योग की शुरुआत गायत्री मंत्र से होती। जब वो ओम का ध्यान लगवाते तो आसपास के टहलने आने वाले लोग खुद को उनके क्लास में बैठने से रोक नहीं पाते। जब वो हास्यासन कराते तो वहाँ एक्सरसाइज करने आए हुए युवा खुद को मुस्कुराने से रोक न पाते। आसपास के लोग स्वतः ही आकर उसमें शामिल होने लगे। कुछ कम उम्र के जवानों ने उनकी वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया। दर्शन लाल जी को तो पता भी नहीं था कि उनके योग क्लास का वीडियो भी बन रहा है और सोशल मीडिया पर डाला भी जा रहा है। उनके बताने का एक यूनिक तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। वो बीच बीच में हास्यास्पद बातें करके लोगों के उदास चेहरों पर मुस्कुराहट ले आते और वो धीरे धीरे कब प्रचलित हो गए उन्हें खुद पता नहीं चला। फिर एक दिन उस जिले के डीएम अचानक से वृद्धाश्रम आए और उन्होंने कहा कि हम दर्शन लाल जी से मिलना चाहते हैं। दर्शन लाल जी असमंजस में थे कि भला इस जिले के डीएम को मुझसे क्या काम। जब दर्शन लाल उनसे मिलने पहुंचते हैं तो डीएम उन्हें देखकर एकदम उत्साहित होकर बोलते हैं, अरे दर्शन लाल जी, आप तो हमारे जिले के एक अनमोल रत्न बन गए हैं। आपकी वीडियो सोशल मीडिया में खूब चल रही है। दर्शन लाल जी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, क्या? पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। डीएम साहब कहते हैं, हो सकता है कि आपको इस बारे में पता ना हो, लेकिन आपके बारे में पूरी दुनिया को पता चल रहा है। आप एक काम करिए, कल एक सम्मान समारोह है। हम वहाँ जिले में बदलाव लाने वाले विशेष व्यक्तियों को सम्मानित कर रहे हैं। आप भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। आप भी कल जरूर आइएगा। दर्शन लाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दिया। उस सम्मान समारोह में उन्हें कुछ पैसे मिले। उन पैसों से दर्शन लाल जी ने एक मोबाइल खरीदा और अपना वीडियो खुद बनाकर सोशल मीडिया में डालने लगे। पर उन्हें ये अच्छे से नहीं बनता था। अक्सर उनसे बहुत सारे लोग मिलने आते, खास करके जो युवा वर्ग के बच्चे। उन्होंने उनमें से एक बच्चे से सोशल मीडिया चलाने के बारे में सीखा। उसने दर्शन लाल जी का एक यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट बनाकर दे दिया।
उन्हें सिखा दिया कि किस तरीके से इसे चलाना है। बस उसके बाद तो दर्शन लाल जी ने जैसे कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। वो अपनी वीडियो अब खुद अपने चैनल पर डालते। अभी तक वो दूसरों के चैनल के माध्यम से प्रचलित थे, लेकिन अब उनके पास अपनी खुद की पहचान थी और धीरे धीरे ये सोशल मीडिया उनकी कमाई का जरिया बन गया। सोशल मीडिया के साथ साथ उन्होंने खुद का एक अलग से योग क्लास भी शुरू किया। इस पार्क में अब वो फ्री में नहीं बल्कि मासिक शुल्क लेकर योग सिखाने लगे। उसके बाद भी लोगों का जमावड़ा वहाँ बना रहता। उस क्षेत्र में दर्शन लाल जी एक काफी नामी व्यक्ति बन गए थे। इसी तरह उनके 1 साल बीत गए। इस 1 साल में दर्शन लाल जी ने न सिर्फ नाम बल्कि बहुत सारी शोहरत भी कमाई। उन्होंने वृद्धाश्रम का कायाकल्प भी बदल दिया और अपना खुद का एक घर भी बना लिया। ये खबर उनके दोनों बेटों तक भी पहुंची। उन्होंने भी अपने पिता की वीडियो सोशल मीडिया पर देखी। वो हक्के बक्के रह गए। इतने दिनों से उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी। उनके आसपास जिस प्रचलित योगाचार्य की बातें होती थी वो और कोई नहीं, उनके पिता ही थे। बस ये खबर उन्हें मिलनी थी कि वो दौड़े दौड़े पिताजी के पास पहुँचे। अभय सबसे पहले उस वृद्धाश्रम में गया तो हक्का बक्का रह गया। वृद्धाश्रम का तो काया पलट हो गया था। जहाँ वो एक छोटा सा टिन शेड वाला वृद्धाश्रम था, अब वो बहुत ही सुंदर पक्के आश्रम का रूप ले चुका था और वहाँ कई जगहों पर दर्शन लाल जी का पोस्टर लगा था। अभय और सुनील अपनी पत्नियों के साथ आए थे। वो अंदर जाकर दर्शन लाल जी के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि दर्शन लाल अब वृद्धाश्रम में नहीं रहते। उनका अपना खुद का एक घर है। वो वहाँ के कर्मचारी से उनके घर का पता लेते हैं और चारों गाड़ी में बैठकर उस पते पर जाते हैं। वो घर वृद्धाश्रम से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। उस पते पर पहुँचते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक बहुत ही सुंदर सा घर, सामने काफी बड़ा सा पार्क जिसे देखकर लग रहा था कि यहाँ योग क्लास चलाई जाती होगी। सामने इस बड़े मैदान के बाद एक घर था जो बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर रंग बिरंगी फूलों वाले गमले और सुंदर सुंदर आकर्षक पौधे लगे थे जो उस घर की शोभा को और बढ़ा रहे थे। अभय डोरबेल बजाता है। दरवाजा एक नौकर खोलता है। वो उनसे पूछता है, जी आप कौन? अभय और सुनील चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए कहते हैं, जी हम दर्शन लाल जी के बेटे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। उन्हें देखकर वो नौकर भी मुंह सिकोड़ लेता है और कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं बुलाता हूँ। अभय और सुनील को ये बात बहुत अजीब लगती है कि वो नौकर हमें अंदर आने के लिए भी नहीं बोला। अभय कहता है, इस नौकर के तेवर देखो, पिताजी को आने दो, सबसे पहले इसे निकलवाऊंगा। नेहा और सुनीता भी मुंह बिचकाती हैं। तभी 5 मिनट बाद दर्शन लाल जी आते हैं। आंख में चश्मा, सफेद रंग का कुर्ता और सफेद रंग का पैजामा पहने, आत्मविश्वास से भरे हुए। उन्हें देखते ही अभय और सुनील थोड़ी देर वहीं जम जाते हैं। चेहरे में अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। वो चारों उनके पैर छूने लगते हैं। दर्शन लाल जी कुछ नहीं कहते। अभय बोलता है, अरे पिताजी, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए, कभी आपने हमें बताया नहीं। दर्शन लाल जी एकदम साधारण स्वर में कहते हैं, ये तो तुम्हें पता करना चाहिए था बेटा, मैं कैसे बताता। जो बात सारी दुनिया को पता चल गई, तुम दोनों को पता चलने में बड़ी देर लगी। सुनील ने बात संभालते हुए कहा, अरे पिताजी, हम अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि पता ही नहीं चला। हम कभी ये सब मोबाइल और सोशल मीडिया उतना चलाते ही नहीं हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन आपने तो काफी नाम और पैसा कमा लिया पिताजी। दर्शन लाल जी बिना किसी भाव के कहते हैं, हाँ कमाया तो है। तभी नेहा बनावटी मुस्कान के साथ बोलती है, पिताजी, इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं, आपको तो बड़ा खाली खाली और अकेलापन लगता होगा। अगर आप कहें तो हम यहीं आ जाते हैं, पूरा परिवार साथ में रहेगा तो काफी अच्छा लगेगा। हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। प्यार से परिवार साथ में रहे तभी अच्छा लगता है। दर्शन लाल जी दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मुझे अकेले बहुत अच्छा लगता है, मुझे जरूरत नहीं है। तभी सुनीता थोड़ा सख्त होकर बोलती है, बाबूजी, आप शायद भूल रहे हैं, आप बुजुर्ग हो रहे हैं और आपको परिवार की जरूरत पड़ेगी। आज नहीं तो कुछ समय बाद ही सही। इसलिए अच्छा होगा कि हम सभी मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का सहारा बने, आपकी सेवा करें। दर्शन लाल जी एकदम कठोर शब्दों के साथ जवाब देते हैं, मैं तुम लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाहता। मैं अकेला अपना ख्याल रख सकता हूँ और ऐसे भी मैं उतना अकेला भी नहीं, बहुत सारे लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के ऊपर मैं फिर से बोझ बन जाऊं।
बड़ी मुश्किल से मैं दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। मैं अपना बोझ खुद उठा सकता हूँ, अब जरूरत नहीं तुम्हारी। तभी सुनील कहता है, ये कैसी बात कर रहे हैं पिताजी आप? हम आपके बच्चे हैं, आप हमसे दूर कैसे रह सकते हैं? हर बुजुर्ग परिवार साथ रखने की बात कहता है और आप अलग रहने को कह रहे हैं। आप अकेले कैसे रह सकते हैं? दर्शन लाल जी लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रह सकता हूँ जैसे इतने दिनों से था। मुझे सब पता है, तुम यहाँ कोई अपने पिता के लिए नहीं, पिता की संपत्ति के लिए आए हो। जब इस पिता के पास कुछ नहीं था तब तो तुम दोनों ने सिर्फ मुझे बोझ ही कहा। मैंने अपने बुढ़ापे के लिए बचत नहीं की, मैं अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए तुम दोनों पर निर्भर हूँ। कितने ताने तुम लोगों ने मुझे दिए। अब इस दिल में इतनी कड़वाहट भर गई है कि मैं चाह कर भी तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन दर्शन लाल जी ने अपने नौकर को बुलाकर सबको धक्के मारकर वहां से निकलवा दिया। वो समझ चुके थे कि पिताजी पर अब किसी बात का असर नहीं होगा, इसलिए वो सभी मुंह लटकाकर वहां से चले गए। दोस्तों, क्या दर्शन लाल जी ने अपने बच्चों के साथ सही किया? आप इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी का पहला भाग देखना हो तो यहाँ क्लिक कीजिए, आप यहाँ से डायरेक्ट पहला भाग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते हमें ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे।